क्योंकि सर जब हम इलेक्ट्रिक कोई काम करते हैं तो हमें उसके लिए नॉलेज ही होता है, तो हमारे को करंट लग सकता है ऐसा। चलिए कोई तो मैं शुरू करता हूँ टॉपिक अपना, और इसमें जो भी चीज़ें आप आती जाएगी। आज का टॉपिक थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा आप और ध्यान से सुनिएगा। आज लिखने के लिए हम आपको ये मटेरियल सारा हम भेजेंगे, लेकिन फिलहाल एक एक पॉइंट को बहुत ही ध्यान से समझिएगा। तो स्कोप ऑफ वर्क एक्सपीरियंस में मैं पहले तो आपको इस सब्जेक्ट के बारे में बता दूं कि ये सब्जेक्ट वैसे तो जब एजुकेशन सिस्टम इंडिया में शुरू हुआ उसके बाद से ही इसको लाने की तैयारी थी, लेकिन जो थोड़ा सा कह सकते हैं कि जो मतलब मीनिंगफुल या एग्जिस्टेंस में आया जब ये सब्जेक्ट, तो नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 इसको ज़्यादा मतलब वैल्यू दिया। उसमें ये बताया गया है कि पर्पसिव एंड मीनिंगफुल मैनुअल वर्क दैट रिजल्ट इन गोल और सर्विसेज विच आर यूजफुल टू द सोसाइटी। कह रहा है कि जो हमारा मैनुअल वर्क है, मतलब जो इसका जो मेन उद्देश्य है इस एजुकेशन का, वर्क एजुकेशन का, कि जो मैनुअल वर्क को ज़्यादा वैल्यू देनी चाहिए, जिससे हम लोग कोई भी मतलब गुड्स या कोई भी सर्विसेज, कोई भी सामान या कोई भी सेवा हम लोग जो है उसको सोसाइटी को दे सकते हैं। तो इसको जो डिफाइन किया इन्होंने इसके आधार पर कि वर्क एजुकेशन रिफर्स टू स्किल बेस्ड एक्टिविटी रिजल्टिंग इन गुड सर्विसेज एंड यूजफुल टू द कम्युनिटी। वर्क एजुकेशन एक स्किल बेस्ड एक्टिविटी है। स्किल वर्ड थोड़ा सा एक अपने आप में अलग वर्ड है जो प्रैक्टिकल से रिलेटेड होता है, कि जो अगर आप किसी भी फील्ड में स्किल्ड हैं और स्किल्ड बेस्ड एक्टिविटी अगर आप कोई किए, जिससे जो भी प्रोडक्ट बन करके आया या जो भी सर्विसेज आप इससे दे रहे हैं वो कम्युनिटी में, आपकी सोसाइटी में वो हेल्पफुल होगी। तो एक बार मैं आपको, ये इंट्रोडक्शन पार्ट होता है, तो आपको मैं अपने सब्जेक्ट के बारे में बता रहा हूँ। तो पहले मैं खुद के बारे में भी आपको इंट्रोड्यूस कर दूँ। तो आपको पता है कि आप अभी क्लास 5th से 6 में आए हैं, और 6 में मैं बीच बीच में बताया हुआ हूँ आपको कि यहाँ का जो टीचिंग का जो मेथड होता है वो थोड़ा सा प्राइमरी से अलग है। प्राइमरी में आपके पास केवल 4 सब्जेक्ट होते थे, और जो भी आपके टीचर होते थे उनका जो डेजिग्नेशन होता था वो पीआरटी के नाम से होता था, प्राइमरी टीचर। और अब सेकेंडरी में हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग टीचर होते हैं। आप जैसे हिंदी पढ़ेंगे तो जो हिंदी के टीचर होंगे उनका डेजिग्नेशन होगा मतलब टीजीटी हिंदी। इंग्लिश के होंगे तो टीजीटी इंग्लिश, वो केवल इंग्लिश सब्जेक्ट के ही टीचर होते हैं। साइंस तो साइंस के लिए, सोशल साइंस के लिए, आर्ट के लिए, गेम के लिए, ऐसे ही हमारा वर्क एक्सपीरियंस सब्जेक्ट है। तो मेरा भी जो डेजिग्नेशन होता है वो टीजीटी वर्क एक्सपीरियंस। टीजीटी मीन्स ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक, ये केवीएस में डिजिग्नेशन दिया गया है। मेरी ईमेल आईडी आपको ऊपर दिख रही होगी, इधर मेरा व्हाट्सएप नंबर और कॉन्टैक्ट नंबर भी दिख रहा है। तो डिजिग्नेशन मेरा ये दिया ही है। केवीएस में मेरी ज्वाइनिंग जो है वो 2008 की है। और बात मत करो भाई तुम लोग। और एज पर क्वालिफिकेशन कंसर्न, जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है, वैसे तो केवी में आने के लिए इस पोस्ट पर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स होती है। उसके बाद में कुछ डिग्री में मैंने इन्हेंसमेंट किया, जैसे आपके वर्क एजुकेशन में क्राफ्ट वर्क का वर्क होता है, तो वो डिप्लोमा इन पेपर क्राफ्ट भी मैंने कंप्लीट किया। एक सर्टिफिकेट कोर्स भी मैंने किया है चाइल्ड एंड एडल्ट साइंस काउंसलिंग का, तो आपका एक सर्टिफाइड काउंसलर भी मैं हूँ। तो ये
कुछ आपको मैंने अपने बारे में बताया बेसिक्स। अब हम लोग बात करेंगे वर्क एजुकेशन के लिए शुरुआत जहाँ से हुई। तो इसका जो बेसिक जो सीबीएसई जो हमको सिलेबस प्रोवाइड करता है, उस सिलेबस में ये स्टेटमेंट दिया हुआ है, मैंने ये वहीं से लिया है। इन्होंने महात्मा गांधी ने ये कहे थे इसके बारे में कि आवर एजुकेशन हैज गॉट टू बी रिवलाइजेशन, रिवलाइज्ड होना, मतलब हमारा जो एजुकेशन सिस्टम पूरा है उसमें एक नई क्रांति है। ये क्रांति क्या है, इसके बारे में क्या कहते हैं ये, कि द ब्रेन मस्ट बी एजुकेटेड थ्रू द हैंड। आपका जो दिमाग है उसको हाथ की हेल्प से ट्रेंड करना चाहिए, इनका ये कहना है, ये मतलब जरूरी है। इफ आई वर अ पोएट, अगर मैं एक कवि होता, आई वुड राइट पोएट्री ऑन द पॉसिबिलिटी ऑफ फाइव फिंगर्स। अगर ये कह रहे थे कि मैं अगर कवि होता तो मैं अपने 5 उंगलियों के लिए कविताएं लिखता। और दोज हु डू नॉट ट्रेन देयर हैंड who go through the ordinary route of education, अगर किसी ने अपने ब्रेन को अपने हैंड से ट्रेंड नहीं किया तो वो नॉर्मल मतलब एक साधारण शिक्षा की तरफ जा रहा है और लैक म्यूजिक इन रियल लाइफ, मतलब कि उसके जीवन में कोई नया चीज नहीं मिलेगा, कोई संगीत या इस तरह का जो वर्ड यूज किया है। इनका कहना है कि हम जो कोई भी चीज सीखें तो वो करके सीखना चाहिए, प्रैक्टिकल बेस्ड एजुकेशन होना चाहिए। तो ये महात्मा गांधी का एक स्टेटमेंट था, ये मैंने आपको बताया। अब हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे वर्क एजुकेशन की। तो कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क एजुकेशन, देखिए एजुकेशन और एक्सपीरियंस दोनों एक ही वर्ड है। डिफरेंस क्या है कि जो हमारा सीबीएसई जो इसको सब्जेक्ट को लेके चलता है उसमें इसका नाम वर्क एजुकेशन है, और जो केंद्रीय विद्यालय में जो इसका सब्जेक्ट का नाम है वो वर्क एक्सपीरियंस के नाम से है। दोनों एक ही चीज़ है। ये नाम भी चेंज हुआ है कई बार, कभी वर्क एक्सपीरियंस रहा, कभी वर्क एजुकेशन आया, कभी एससीपीडब्ल्यू के नाम से भी हुआ। तो इसको हम लोग देख लेते हैं कि इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। इट इस्टेब्लिश कोऑर्डिनेशन इन हैंड एंड ब्रेन। जो गांधी जी ने अभी पहले कहा था कि अपने ब्रेन को आप लोग अपने हैंड से ट्रेंड करना चाहिए, जो अच्छी एजुकेशन का पार्ट है। तो ये सब्जेक्ट जो है आपका सबसे पहले ये कोऑर्डिनेट करता है दोनों के बीच में, ब्रेन और हैंड का जो एस्टेब्लिशमेंट है। सोशली यूजफुल फिजिकल लेबर इन इनहेरेंट एजुकेशन एक्टिविटीज, इट इज an essential and significant factor lernning process. It is visible in form of useful services and productive work for the community. It associated as an essential factor with all aspect of education, multi-level education system. इसमें दे रहा है कि जो ये कहता है कि ऐसे काम जिसमें शारीरिक श्रम किया जाए और वो आपके सोसाइटी के लिए बहुत यूजफुल होगा और आपके एजुकेशन को भी बढ़ाएगा, एक्टिविटी को। इसेंशियल एंड सिग्निफिकेंट फैक्टर इन लर्निंग प्रोसेस। आप किसी एजुकेशन को अगर आप सीख रहे हैं तो उसकी क्या ज़रूरत है, क्यों सीखा जाना चाहिए, वो सारी चीज़ें आपको ये बताता है फिजिकली। इट इज़ अ विजुअल टू फॉर्म ऑफ यूजफुल सर्विसेज। जो भी इम्पोर्टेंट या ज़रूरी सर्विसेज हैं, जो उससे प्रोडक्ट बनता है या जो भी कम्युनिटी के लिए जो हेल्पफुल चीज़ें आती हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ से सीखते हैं। और इट is associated with an essential factor which all aspect education in multi-level education। इसमें आप बहुत तरीके से सीखेंगे, कभी खुद करके, कभी टीचर आपको बताएंगे, कभी आपके पेरेंट आपको बताएंगे, कभी अपनी नॉर्मल लाइफ से सीखेंगे आप। तो ये मल्टी लेवल एजुकेशन सिस्टम पूरा है ये। और इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग। इसका जो सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है कि हम लोग जो भी चीज़ें सीखेंगे वो करके सीखेंगे। और इट फोकस्ड रिस्पेक्ट ऑफ मैनुअल वर्क, वैल्यू इन सेल्फ रिलायंस, कोऑपरेटिवनेस, प्रिवेंशन, हेल्पफुलनेस, टॉलरेंस, वर्क एथिक्स,
developing attitude, value related of productive work concerned of the community। ये मतलब सारी चीजें हैं जो इस सब्जेक्ट से रिलेट होती हैं कहीं ना कहीं। तो एक इसकी जो डेफिनेशन बन के आती है, जो डेफिनेशन होती है इसकी कि purposive and meaningful manual work organized in integral part of the learning process and resulting into goods and services useful to community beside the pleasure of self fulfillment। ये मतलब जो डेफिनेशन वर्क एजुकेशन की दिया है कि इसका जो मीनिंग जो एक पर्पसिव एजुकेशन है, मीनिंगफुल है, मैनुअल वर्क जो होगा इसमें ऑर्गेनाइज्ड इन इंटीग्रल पार्ट ऑफ लर्निंग प्रोसेस में जो इसके ऑर्गेनाइज्ड वे में और सारे मैनुअल वर्क पर बेस्ड है। इसका जो रिजल्ट होता है वो कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बन सकता है या कोई अच्छी सर्विसेज, कोई अच्छी सेवा आप दे सकते हैं अपनी सोसाइटी को, और आप खुद को भी सेटिस्फाई करेंगे कि मुझे लगेगा कि मैंने भी कुछ अच्छा काम किया। तो इसको पार्टनरिंग जो बनाया गया नीड ऑफ इंडिविजुअल की कंसर्न में कि क्यों मतलब इसकी ज़रूरत है। तो सबसे पहला इंडिविजुअल्स के लिए हेल्थ, हाइजीन, क्लॉथिंग, क्लीनिनेस, ये मैंने आपको बताया है। कोर एक्टिविटी के लिए आप अपने स्वास्थ्य के बारे में जानेंगे, हाइजीन, क्लॉथिंग, क्लीनिनेस। वर्क एट होम, इसमें कुकिंग, लुकिंग आफ्टर योर यंग एंड ओल्ड, वॉशिंग डिशेस, क्लॉथ, क्लीनिंग ऑफ हाउस, तमाम एक्टिविटी में आपको बताया उससे रिलेटेड। वर्क इन स्कूल में, वर्क इन क्लासरूम, एक्टिविटी इन स्कूल, एक्टिविटी आउटसाइड ऑफ स्कूल, एक्टिविटी इंटीग्रेटेड विद द स्कूल लाइफ। तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे से ये रिलेट करता है। वर्क एज ए लर्निंग एक्सपीरियंस थ्रू द अदर सब्जेक्ट पार्ट, ये आप दूसरे सब्जेक्ट से भी रिलेट कर सकते हैं इसको। फिजिकल एजुकेशन, आर्ट एजुकेशन आप जान ही गए हैं। सोशल स्टडीज से रिलेटेड चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, साइंस से रिलेटेड है ही है ये। अब ये वोकेशनल एजुकेशन नया एक वर्ड आया है, आप लोगों ने सुना होगा नई एजुकेशन पॉलिसी में। अब गवर्नमेंट वोकेशनल एजुकेशन को भी इम्प्लीमेंट करेगी बहुत विधिवत। तो वोकेशनल एजुकेशन में केवल वर्क एक्सपीरियंस ही ऐसा सब्जेक्ट है जो आज वोकेशनल एजुकेशन का पार्ट है। इसके अलावा कोई भी एजुकेशन ऐसा नहीं है जो वोकेशनल एजुकेशन का पार्ट है। इसमें अब आपसे ओपिनियन भी लिया गया है कि आप किस तरह के एजुकेशन को चाहते हैं। मतलब कि वोकेशनल मतलब होता है कि आप मतलब एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड एजुकेशन को आप पाइए, रोजगार से रिलेटेड जो भी आपकी शिक्षा है उसके बारे में आप जान सकते हैं। तो आप अगर क्लास 6 से आप वर्क एक्सपीरियंस में पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिकल के बारे में, तो आप आफ्टर 12 आपको ये लग जाएगा कि हम कम से कम, तो ये हमारा वोकेशनल एजुकेशन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट साबित होगा। ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस वर्क एजुकेशन इसमें देख लेंगे। मेन जो इसके ऑब्जेक्टिव हैं, ये 3 तरह का ऑब्जेक्टिव मेनली होता है इसमें। कॉग्निटिव डोमेन, साइकोमोटर डोमेन एंड अफेक्टिव डोमेन। थोड़ा इसको मैं और ब्रीफ कर दे रहा हूँ कि कॉग्निटिव डोमेन मीन्स होता है कि आपकी नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करता है, आपका जो ज्ञान है, आपकी जो समझ है उसको बढ़ाता है। स्किल्स मतलब साइकोमोटर डोमेन, मतलब कि आपका जो ब्रेन और हैंड दोनों कैसे कोऑर्डिनेट करके काम कर सकता है। और लास्ट थर्ड, एटीट्यूड एंड वैल्यूज। एटीट्यूड मीन्स कि आपका जो सेल्फ ग्रोथ है, आपकी जो अपना दूसरों के प्रति जो रिस्पेक्ट है, जो वैल्यूज है, उसके बारे में आप इसमें समझ पाएंगे। इसको हम लोग और डिटेल में देखते हैं। जैसे कॉग्निटिव डोमेन की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा तो ध्यान से समझिएगा कि अगर नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग की बात करेंगे इस सब्जेक्ट को लेकर के, तो आप इस सब्जेक्ट में आप जानेंगे आइडेंटिफाई नीड्स ऑफ सेल्फ, फैमिली, कम्युनिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ फूड, हेल्थ, हाइजीन, क्लॉथिंग, शेल्टर, रिक्रिएशन एंड सोशल सर्विसेज। ये कह रहे हैं कि आप इसके बारे में जानेंगे कि
जो भी आपकी सेल्फ रिक्वायरमेंट है, सेल्फ जरूरत है अपने परिवार के लिए, अपने लिए और कम्युनिटी के लिए, किस किस फील्ड में है, खान पान, स्वास्थ्य, हाइजीन, क्लॉथिंग, शेल्टर, मतलब घर के बारे में, रिक्रिएशन, आपकी सोसाइटी, सोशल सर्विसेज, वो सब के बारे में आप जान सकते हैं इसमें। इसके बाद में है equating themselves with the productive activity in the community। आप ये जानेंगे कि अपनी सोसाइटी के लिए क्या चीज़ें जरूरी है, उसके बारे में आप जान पाएंगे। पहले जानना चाहिए आपको। अंडरस्टैंडिंग फैक्ट एंड साइंटिफिक प्रिंसिपल इन्वॉल्व द वेरियस वर्क फ्रॉम वर्क। कह रहा है कि जब कोई चीज़ की ज़रूरत आपको है तो ज़रूरत क्यों है, उसके पीछे क्या साइंटिफिक प्रिंसिपल है, उसके बारे में जानेंगे। नोइंग द सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स, अंडरस्टैंडिंग द यूज एंड टूल्स, इक्विपमेंट, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये कह रहे हैं कि जब आप जाने कि क्या चीज़ की ज़रूरत है, क्यों ज़रूरत है, इसके पीछे साइंटिफिक रीज़न क्या है, अब उन ज़रूरत की चीज़ें हमको कहाँ से मिलेंगे, उसके बारे में भी आप इसमें जानते हैं। अंडरस्टैंडिंग द नीड्स एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसिंग सोसाइटी इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्टिव प्रोसेस स्किल्स। क्या टेक्नोलॉजिकली क्या एडवांस है सोसाइटी में, चाहिए ये चीज़ है। अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेसिंग ऑफ प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्टिव वर्क। इसको फिर तैयार करने के लिए क्या प्रोसेस होगा, क्या प्लानिंग होगी और क्या वर्क, प्रोडक्टिव वर्क हमारा करना होगा, वो सारी चीज़ें इसमें आती हैं। कॉन्सेप्चुलाइजेशन, रियल रूल्स ऑफ प्रोडक्टिव सिचुएशन, उसके बनाने के लिए मतलब जो कॉन्सेप्ट होगा उसमें, उसके बारे में आप जान पाएंगे। और डेवलपिंग द एबिलिटी फॉर द सेल्फ इवैल्यूएशन, परफॉर्मेंस एंड एंटरप्रेन्योरशिप। मतलब कि इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए अपने मतलब क्या हमने इसको सही से बनाया कि नहीं बनाया, सेल्फ इवैल्यूएशन, कि अपनी परफॉर्मेंस के बारे में आप इसको जानेंगे, मतलब अपनी परफॉर्मेंस का मूल्यांकन भी कर पाएंगे। एक मैं एग्जांपल आपको बताता हूँ कि अगर मैंने आपको जैसे केवीएस में इलेक्ट्रिकल का पार्ट लेके चला है, तो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में अगर आप जानते हैं, थोड़ा बहुत भी नॉलेज आपको है, तो आपके घर में, आपके मोहल्ले में या आपकी सोसाइटी में कभी ऐसे किसी को कोई प्रॉब्लम हुई, कोई डाउट हुआ, आपकी नॉलेज में अगर वो है तो आप उनको बता पाएंगे। और बताने के बाद में लगेगा कि हाँ आप खुद से कुछ किए लोगों के लिए, और सोसाइटी में लोग उसके लिए आपके प्रति बहुत अच्छी इमेज बनेगी। और जब कभी कोई प्रॉब्लम होगी आपसे जरूर वो कंसल्ट करेगा। आप उसको बता सकते हैं कि इस वर्क के लिए आपको कहाँ मिलना चाहिए, किसके पास जाना चाहिए। और जो हमारी कोर एक्टिविटी है उसमें बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। कोई चीज़ आप परचेज करने जा रहे हैं तो परचेज करते समय क्या सावधानी रखनी है, वो सारी बातें इसमें आती हैं। तो आप खुद को भी इवैल्यूएट कर पाएंगे कि हम कितने अच्छे तरीके से लोगों के काम में उनकी हेल्प कर पा रहे हैं। इसके बाद में सेकंड आता है साइकोमोटर डोमेन, जो मैंने दूसरा इसमें कहा था, जो स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड होता है। तो फॉर द सिलेक्शन एंड प्रोक्योरमेंट, अरेंजमेंट एंड यूज टूल मटेरियल डिफरेंट फॉर प्रोडक्टिव वर्क। मतलब इसमें है कि जो भी चीज़ें आप सोसाइटी के लिए करने जा रहे हैं, जो नॉलेज वाली चीज़ थी वो करी आपने, अब उसको हम लोग प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करेंगे। तो वो चीज़ें कहाँ से लाएंगे, अब जैसे बिजली के बारे में काम करना है तो बिजली की नॉलेज पहले हो गई, अब वो चीज़ें कहाँ मिलेंगी वो आप जान पाएंगे। फिर मैनिपुलेट एंड पार्टिसिपेट इन द वर्क प्रैक्टिस, आपको अगर नॉलेज है तो उसके काम में आप भाग लेंगे। फॉर द एप्लीकेशन ऑफ वर्किंग मेथड, किसी की कोई प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए, और उसकी जो ये सोशल सर्विस नहीं आएगा। फॉर ग्रेटर प्रोडक्टिव एफिशिएंसी, आप मतलब उस काम को अच्छी तरीके से करा पाएंगे। अगर किसी का बल्ब नहीं जल रहा है तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है वो आप उनको बता पाएंगे। अब वो व्यक्ति अगर बल्ब चेंज करना है तो चेंज कर सकता है, आप बता देंगे तो। अगर वो कोई और फॉल्ट है तो वो इलेक्ट्रीशियन को कॉल करेगा। पता चला आपने उसको कुछ भी नहीं बताया, वो सीधे इलेक्ट्रीशियन को बुला लिया। अब इलेक्ट्रीशियन अगर आया तो अपना पैसा वो लेगा, अगर उसको बल्ब भी लगना तो लगा दिए, लेकिन पेमेंट पूरा लेगा। तो कुछ छोटे छोटे वर्क ऐसे होते हैं अपनी फील्ड के जो हम लोग कर सकते हैं, जिससे कि आप
बहुत सारी हेल्प कर सकते हैं मतलब अपनी सोसाइटी में। तो ये, और लेकिन ये साइकोमोटर डोमेन का पार्ट है, आपकी नॉलेज और आपकी स्किल को कोऑर्डिनेट करता है। इनहैंस द वर्किंग competencies sufficiently so able to them on while they learn। आप अगर चाहें तो फ्यूचर में अगर और अच्छे से कर रहे हैं तो 12th के बाद आप इस पर और एजुकेशन ले करके और अपना कोई रोजगार एस्टेब्लिश कर सकते हैं, अर्निंग कर सकते हैं। तो ये चीज़ें इसमें हैं। और इसके बाद लास्ट आता है फिर ये इफेक्टिव डोमेन, आपका इन टर्म्स ऑफ एप्टीट्यूड एंड वैल्यूज, एटीट्यूड एंड वैल्यूज। तो इसमें सबसे बड़ी बात है कि रिस्पेक्ट फॉर मैनुअल वर्क एंड रिगार्ड फॉर द मैनुअल वर्क। आपको ये समझ में आएगा कि किसी भी काम को करने के लिए कितनी मेहनत लगती है। अगर किसान को देखिए, खेत में अगर वो अनाज उगाता है तो लोग एक होता है कि उसको वैल्यू नहीं पता है कि किसान कैसे खेती करके आ रहा है। आपने पैसे खर्च किए और आपको खाने के लिए चावल गेहूं मिल गया, खा लिए, लेकिन उसके प्रति रिस्पेक्ट आपको होना चाहिए। क्योंकि जब आप खुद करके देखेंगे कोई भी चीज तो आपको लगेगा कि हाँ मतलब इस किसी भी वर्कर के लिए हमारे पास क्या रिस्पेक्ट है। आप क्लीनिनेस के टर्म में जाइए, मैंने क्लीनिनेस की बात की, अपने कमरे की साफ सफाई आप अगर आप करते हैं, मैंने कहा आज अपना रूम साफ कर डालेंगे, और आप जब रूम साफ करने चलेंगे तो आपको आइडिया होगा कि कितनी मेहनत लगती है कमरे को साफ करने में। क्योंकि आपको साफ कमरा मिल जाता है, आपकी मम्मी है, आपके पापा हैं, या कोई घर में अगर कोई सर्विसेज के लिए आपने सर्वेंट लगा रखा है तो वो साफ सफाई कर दिया। लेकिन जब खुद करके देखेंगे तो लगेगा कि कितना मेहनत का काम है और कितना मतलब इसके लिए हमको कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तो उसके लिए आपको फिर उनके प्रति रिस्पेक्ट और रिगार्ड्स आएगा। सोशली डिजायरेबल वैल्यूज सच एज सेल्फ रिलायंस, हेल्पफुलनेस, कोऑपरेटिवनेस, टीम वर्क, प्रिवेंशन, टॉलरेंस एक्सेट्रा। आप जब ये चीजें करके देखेंगे तो कुछ चीजें आप कर सकते हैं। जैसे कौन है भाई स्क्रीन प्रेजेंट कर रहा है ये? ऐसा मत करिए आप लोग भाई। मैम ये कुसुम प्रेजेंटिंग कर रही है। ऐसा मत करिए आप लोग, मैं अभी फिर रिमूव कर दूंगा ग्रुप से, ये समझ लो आप। मेरी स्क्रीन विजिबल हुई? यस सर। ओके। तो हम लोग बात कर रहे थे कि जब आप मैनुअल वर्क और वर्कर की रिस्पेक्ट करेंगे फिर उसके बाद आपको समझ में आएगा कि हमको मतलब हेल्पफुलनेस क्या होती है, किसी की हेल्प करना, किसी के साथ कोऑपरेट करके चलना, टीम वर्क। तो ये चीजें आपको समझ में आएंगी। जैसे एक एग्जांपल आपका ही मैं ले रहा हूँ, अगर अपने रूम में आप अपना सारा काम करते हैं, पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करने के बाद अगर आपने अपनी बुक्स को भी समेट करके नहीं रखा तो फिर क्या होगा? आपकी मम्मी का या आपके पापा का या जो भी आपके बड़े भाई हैं बहन हैं, आप अगर वो वर्क कंप्लीट कर रहे हैं तो एक काम उनका बढ़ेगा, वो आपकी बुक को भी रखेंगे और प्लस सफाई भी करेंगे। अगर आपने छोटा सा ही काम कर दिया कि नहीं, अपना सारा अपना मेज आपने क्लियर कर दिया, अपना सारा जो किताब कॉपी का बैग में रख दिया, अलमारी में रख दिया, तो उनका काम भी आसान होगा। दैट इज द कोऑपरेटिवनेस। तो इस तरह से, या टीम वर्क है, आपके भैया अगर सब बहन आपकी साफ करने जा रही है तो आप उनके साथ लग करके काम कराइए। अभी आप अगर खाली हैं और फादर कोई काम कर रहे हैं, आप अगर उसको कर सकते हैं तो उसकी हेल्प कर सकते हैं। मदर कोई काम कर रही है, उनके साथ आप हेल्प करा सकते हैं। तो ये सब इफेक्टिव डोमेन में आता है, आपका वैल्यू डेवलपमेंट में आता है। प्रॉपर वर्क इथिक्स सच एज रेगुलेटरी, पंक्चुअलिटी, ऑनेस्टी, डेडिकेशन, डिसिप्लिन एक्सेट्रा। एक इससे आप एक रेगुलेशन में आएंगे, एक मतलब आपका नियमित बनेगा डेली रूटीन। आप पंक्चुअल होने की आदत डालिए, होंगे, ऑनेस्ट होंगे, ईमानदार होना चाहिए, डेडिकेशन होना चाहिए काम में, कोई भी काम करो डेडिकेट होकर करो। डिसिप्लिन
तो ये सारी चीजें आप यहाँ पर इस सीट में सीख सकते हैं। सेल्फ स्टीम थ्रू द अचीवमेंट इन प्रोडक्टिव वर्क एंड सर्विसेज। सेल्फ स्टीम मतलब होता है कि आप अपने आप को भी एक अपनी वैल्यू रख करके चलिए, है ना। आप अगर कोई भी वर्क किए तो उस वर्क को अगर आपने प्रॉपर तरीके से नहीं किया तो आपको लोग कहेंगे कि नहीं, ये आप ये काम भी ठीक से नहीं कर पाए। तो अपने सेल्फ स्टीम का भी ध्यान रखिए, और जो भी वर्क और सर्विसेज आप दे रहे हैं वो इस सेल्फ स्टीम को भी आप अचीव करेंगे। अगर आप उस चीज़ को सीख रहे हैं तो अपने बारे में और अपनी ईगो और अपनी पर्सनालिटी और अपनी चीज़ को अच्छी से रख पाएंगे। A deeper concern of the environment assessments belong to the responsibility community for the society। इन्वायरमेंट के प्रति भी आपकी बिलोंगिंगनेस बढ़ेगी। और लास्ट में फिर है एक्सीलेंसीज। तो आपका इससे क्या होगा कि जो भी वर्क आपका होगा वो उत्कृष्टता के लिए प्रयास करिए, अपना बिल्कुल बेस्ट देने की कोशिश करिए हर जगह पर। तो दैट इज द मतलब कह सकते हो कि ये मेन ऑब्जेक्टिव है इस एजुकेशन का, वर्क एजुकेशन। अभी आपने जो एक पार्ट पढ़ा है सिर्फ को इलेक्ट्रिकल की नॉलेज का पढ़ा है। अभी जो हम लोग और आगे चलेंगे अब तो उसमें बहुत सारी बातें करेंगे जो अपनी सोसाइटी के बारे में, अपने कल्चर के बारे में, जो मैंने कोर एक्टिविटी के बारे में आपको बताया है सिलेबस में, आप देखिएगा वो सब चीज़ें जानेंगे। अब एक जो हम लोग वर्क एक्सपीरियंस वर्सेस इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स जो पढ़ते आ रहे थे, ये क्यों कर रहे थे इसके बारे में आप जान लीजिए। कि इसके बारे में थोड़ा मैं स्टेटमेंट लिखा हूँ ये। विद द एडवांसमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी we are using more and more electrical devices, electronic devices which needs repair as well as maintenance। आपको ये पता है कि साइंस और टेक्नोलॉजी जितनी एडवांस होती जा रही है उसमें उतना ही ज़्यादा हम लोग इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट का यूज़ कर रहे हैं। पंखा है, कूलर है, एसी है, तो लेकिन उनके रख रखाव की भी जिम्मेदारी हमारी होती है। तो वर्क एक्सपीरियंस मस्ट गिव दिस एरिया for activity to the student so they can develop their interest and creativity। आप वर्क एक्सपीरियंस जो सब्जेक्ट है वो इस फील्ड में आपके इंटरेस्ट और क्रिएटिविटी को डेवलप करता है। The knowledge in this area are great user not only in the home and family but in the career also। एक स्टूडेंट लिंक फॉर अप फर्दर their education। आप अभी अपने घर और फैमिली के लिए कर रहे हैं, लेकिन इन फ्यूचर आप चाहें तो इसको अपना एज ए कैरियर भी अपना सकते हैं। और आप इंजीनियरिंग में, डिप्लोमा में जो भी डिग्री लेकर के आप आगे इस पे और काम कर सकते हैं। और क्लास को देख लेते हैं वाइडली हम लोग। एवरी मॉडर्न हाउस इज इक्विप्ड विद द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस व्हिच नीड प्रॉपर रिपेयर एंड मेंटेनेंस। अभी मैंने बात करी थी, हर घर में तमाम इक्विपमेंट ऐसे होते हैं और हमको इसके प्रॉपर मेंटेनेंस की जरूरत होती है। लर्निंग हाउ टू रिपेयर दीज इलेक्ट्रिकल गैजेट is very useful in our real life situation। It would make our daily day-to-day easier as during odd hour some fault takes place in the household electrical devices and there is no chance to calling the electrician and technician। Then this is repairing can be done by grown-up child who does undergoes this course। कह रहे हैं कि जब कभी ऐसा होता है कि घर में कोई फॉल्ट हो गया, ऐसा फॉल्ट हो गया जो इलेक्ट्रीशियन और टेक्नीशियन को बुलाना पड़ेगा आपको, तभी वो रिपेयरिंग संभव है। लेकिन अगर ऑड आवर में, रात में या ऐसे टाइम पे कोई फॉल्ट हुआ जिसमें इलेक्ट्रीशियन नहीं आ सकता है, तो आप अगर इस कोर्स को पूरा किए हुए हैं हर लेवल तक तो आप इस काम को खुद कर पाएंगे। और बीइंग इक्विप्ड विद द नॉलेज एंड वन कैन इजी कोप विद द changing demand of the society। This course help to develop the understanding to need and necessity of the domestic appliances and how to maintain them। आप भले ही आगे चल करके किसी और फील्ड में जाइए, आप टीचर होइए, डॉक्टर बनिए, कुछ भी बनिए, IAS बनिए, जज बनिए, लेकिन अगर ये चीज़ें आपको बेसिक चीज़ें पता है तो घर में कुछ काम अपना कर सकते हैं। एज ए कैरियर जा रहे हैं तब तो आप जानेंगे ही,
तो ये चीज़ें इस सब्जेक्ट से बेनिफिट है आपको। विद द हेल्प ऑफ वर्क एक्सपीरियंस स्टूडेंट विल एबल टू, आप क्या कर पाएंगे उसको भी हम लोग देख लेते हैं। डेवलप प्रैक्टिकल स्किल इन रिपेयरिंग, मेंटेनेंस एंड मेकिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यूज्ड इन डे टू डे लाइफ, ये कर पाएंगे आप। डेवलप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, डेवलप क्रिएटिव थिंकिंग इन एरिया ऑफ इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, तमाम छोटे छोटे प्रोजेक्ट वगैरह बनाएंगे आप जब, तो इस फील्ड में अपना क्रिएटिविटी कर सकते हैं आप। आज भी किसी बच्चे का क्लास 6 का एक बहुत ही सुंदर वीडियो बना के भेजा है बच्चे ने वायर के बारे में, तो वो भी एक क्रिएटिविटी है। आप यहाँ पर आप देखिए बहुत सारी चीज देखिए, एक तो आप वायर के बारे में जान गए, आपको बोलने की स्किल आई, आपने एक छोटा सा वीडियो बनाया, एक क्रिएटिव चीज है ये, मैंने सबको बोला हुआ है करने के लिए, आप लोग भी करिए धीरे धीरे। डेवलप अंडरस्टैंडिंग द बेसिक इलेक्ट्रिकल साइंस, identify and test electronic component, measurement of electrical quantity, measure electrical quantity, develop skill of soldering and construct electronic devices, आप सर्किट बनाने में बहुत अच्छा सा काम कर पाएंगे। locate fault of electronic devices by various method, testing individuals component by signal flow method, by measuring voltage and testing point, install and use PA system, ये सारी चीजें आप जानेंगे। Get exposed to different processes method using the electrical and electronic devices, dismantle and assemble electrical and electronic devices, understanding the principle of functioning of electrical appliances, recall safety precaution during the electrical operation, rewire the fuse, measure and various electrical quantities। तो आप ये सारी चीजें जान पाएंगे। तो ये एक मैंने आपको जो ओवरव्यू दिया पूरे सब्जेक्ट का, जो आप क्लास 6 ऑनवर्ड क्लास 12 तक पढ़ेंगे आप केंद्रीय विद्यालय में, और ये इन सब चीज़ों को अगर पूरी तरीके से 12 तक आप कर पाते हैं तो लास्ट में आप इन चीज़ों के बारे में जान पाएंगे। तो ये पूरा हमारा आज का टॉपिक था। सेफ्टी रूल बच्चों नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे, क्योंकि टाइम इसमें ज़्यादा था, मुझे मालूम था लगता। इसमें अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं आप। नो सर। ओके, थैंक यू। तो अभी हम थोड़ी देर में आपको ये मटेरियल सेंड करेंगे, और फिलहाल मैं आपको एक चीज बता दूं कि आप सभी लोग एक अपना किसी भी जितने टॉपिक पढ़ाया है अब जितना भी टॉपिक मैंने कराया है, चाहे वो अप्लायंसेस का हो, सेफ्टी का हो, किसी भी टॉपिक हो, टूल्स का हो, तो आप किसी भी चीज को ले करके आप एक वीडियो अपना बनाइए और हमको सेंड करिए मेरे व्हाट्सएप पे। इसको हम ओके सर। प्रेजेंटेशन में ऐड करेंगे, और ये आपकी चीजें आप आगे ऊपर लेवल तक। ओके, थैंक यू। कोई क्वेरी अगर आपको फिर समझ में आती है तो आप लोग ग्रुप में सेंड करिएगा। सर सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में बोल सकते हैं क्या? किसी पे भी बोल सकते हैं आप उसमें अच्छा रहेगा थोड़ा सा अगर आप कुछ एक्टिविटी भी करके दिखाइए। जैसे मान लीजिए कि अभी एक बच्चे ने वायर के ऊपर बोला था, तो उसने अगर वायर को भी डेमोन्स्ट्रेट किया होता तो वो टॉपिक और अच्छा लगता। आप अगर किसी टूल के बारे में बताने जा रहे हैं, स्क्रू ड्राइवर है, पेचकस है,